हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। तो चलो डायरेक्टली अपना जो टॉपिक है वो देखते हैं। एक बार देख लो, जैसे जैसे स्लाइड आगे जा रही हैं ये टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ये आपको रिवाइज करना है। हर बार मैं कहती हूँ, अच्छा नोट्स बनाते रहने, बीच बीच में आपको टाइम मिलता रहता है स्क्रीन में कि आप इसे नोट कर लें। तो आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको नोट करनी है यहाँ पे। स्पेशली स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है। टॉपिक चल रहा है यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। हमने लिया है सबसे पहले एनिमल सेल को। एनिमल सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ी थी, सेल वॉल पढ़ी थी आपने। अच्छा पहले इसी टॉपिक को क्लियर कर लें। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म यानी कि मैं अगर बात करूं जीवों के बारे में, जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या बोलेंगे आप बोलेंगे पेड़ पौधे भी होते हैं, फिर आप बोलेंगे जीव जंतु होते हैं, फिर आप बोलेंगे सूक्ष्म जीव होते हैं, फिर आप कहेंगे फंगस भी होती है, फिर आप कहेंगे कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, जैसे अलग अलग नाम आते हैं, पैरामीशियम है, अमीबा है, ऐसे ऐसे नाम आपके पास आते हैं। हमें ये नहीं पता है। अब हम अमीबा को हम ये भी नहीं कहते वो प्लांट है, हम अमीबा को ये भी नहीं कहते कि वो एनिमल है, ठीक है। हम तो लेकिन हमें ये पता है कि हम लिविंग में कहीं ना कहीं हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर हम अमीबा में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि वो लिविंग है, यही तो हमने कहा है। लिविंग की कैरेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, क्लास 10th में आपके पास पूरा एक चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के, कौन कौन से प्रोसेस पाई जाती हैं लिविंग में। तो मैं बोलूँ कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, बताओ एक पत्थर और एक ह्यूमन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में, कैसे बताएंगे क्या डिफरेंस है दोनों में, एक पत्थर और एक ह्यूमन में क्या डिफरेंस है बताओ। तो वही आपको बताने कि लिविंग और नॉन लिविंग में एक्चुअली में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि बेसिक सी जो चीजें होती हैं, अच्छा लिविंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमने प्रीवियस जो क्लासेस आपकी रही हैं 7th में आपने पढ़ा है, उससे पहले 6th में भी आपने डिस्कस किया है। तो कुछ चीजें जैसे कि हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए क्या है, खाना खाना है, सबको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन है। जैसे कि सभी बने होते हैं सेल से, तो पहले तो ये होना चाहिए कि सभी सेल से बने होते हैं। अभी ये चैप्टर जब हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे थे तो हमने यही तो बात की थी कि जितने भी जीवित जीव हैं वो सब सेल से बने हैं, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई एलिफेंट हो यहाँ पे, चाहे कोई बर्ड्स हो यहाँ पे, सारे ही जो जीव हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं। चाहे आप किसी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सेल से मिलकर के बने हैं, इनमें न्यूट्रिशन होता है और ये रिप्रोडक्शन भी करेंगे, क्योंकि अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनमें रिप्रोडक्शन भी होगा। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट मेनली जो है हम 3 चीजें पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं कि सब सेल से मिलकर बने हैं, सब में न्यूट्रिशन हो रहा है और सब जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ये 3 चीजें तो मेजर है, इंपॉर्टेंट है। अब हमने बोला चलो ठीक है, ये तो लिविंग की कैटेगरी है। मैं बोल रहा अगर आपको कि बताओ जीव कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बताओ। तो इस एग्जाम्पल को और अच्छा सिंपल सा समझने के लिए हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। आपके पास एक चैप्टर आएगा डाइवर्सिटी, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो, तो मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक को कहते हैं मोनेरा, एक को कहते हैं प्रोटिस्टा, एक को कहते हैं फंजाई, एक को कहते हैं प्लांटी, एक को कहते हैं एनिमेलिया। मोनेरा में जो आपके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक आते हैं। इसमें ये क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। फंगस जो है वो आपकी यूकैरियोटिक है, ये सारे यूकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस आप जानते हो, इसीलिए यूकैरियोटिक जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोट है, ठीक है, बाकी ये सारे ही क्या है, यूकैरियोटिक है। अच्छा यहाँ से आगे ये मल्टी सेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी पढ़ा है आपने, बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिकाएं जिनमें पाई जाती हैं। ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। ये प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट है। अच्छा चलो ठीक है,
पहले ये तो देखो कि एग्जाम्पल क्या है। मोनेरा में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं मोनेरा में आते हैं, प्रोटिस्टा में आपके जो प्रोटोजोन्स आते हैं वो आते हैं, फंजाई में जितनी भी फंगस है, जितनी भी कवक है, चाहे वो बेनिफिशियल है चाहे वो हार्मफुल है, चाहे वो ब्रेड मोल्ड की बात कर रहे हैं या मशरूम की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं, सारा आपका फंगस में है। प्लांट में जितने भी आपके प्लांट्स है, प्लांट्स में भी आप अलग अलग ग्रुप पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में आप पढ़ते हैं एल्गी, एल्गी जो काई होती है, शैवाल जिसको कहते हैं, एल्गी देखिए पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ रहता है, तो वो जो फिसलन वाली जो चीज होती है, जो ग्रीन कलर की चिपचिपी फिसलन वाली होती है, वो एल्गी होती है। तो आपने कहा थैलोफाइटा होता है। ब्रायोफाइट के बारे में आप बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा घने जंगलों में जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नमी वाली जगह पे, पानी वाली जगह पे आपको कुछ छोटे छोटे पत्ते दिखेंगे, बहुत बड़े नहीं होते, बस इतने होते हैं और चौड़े चौड़े पत्ते उनको आपको उनके दिखेंगे और वो मॉइस्चर वाली जगह पे होंगे, तो ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट्स हैं। टाइडोफाइट्स अगेन जो घने घने जंगल होते हैं, ये भी मॉइस्चर वाली जगह में पाए जाते हैं, लेकिन ये तो कम्प्लीटली पानी में आपको मिलेंगे, यानी पानी वाली जगह में। ये भी आपको पानी वाली जगह में ही मिलेंगे, जहाँ पे पानी होगा, मॉइस्चर होगा। ये आपको जंगलों में मिलते हैं, जो छायादार जंगल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे देखे आपने, छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती है, ऐसे ही ऐसे होते हैं टाइडोफाइट्स, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, देन आते हैं यहाँ पे क्या, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं, वो ये है। तो अब आपको ये तो पता चला कि सारे ही पौधों में फूल नहीं लगते हैं, सारे ही पौधों में बीज नहीं आते हैं। ये दो ऐसे हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिनमें बीज और फूल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इनमें आपको बीज नहीं मिलेंगे। तो प्लांट्स की भी इतनी सारी कैटेगरी है। एनिमल की बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारे फाइलम आप पढ़ते हैं। ऐसे जीव भी होते हैं जो जलीय जीव हैं, और जो आपने कहा सेलुलर लेवल का जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू नहीं पाए जा रहे, उनमें सिर्फ सेल्स ही पाई जा रही हैं। कैसे हैं? आपने कहा कि अपने जो इनका पानी में, जहाँ पानी है, पानी का जो बॉटम होता है उससे अटैच्ड होते हैं ये। ठीक है, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, अटैच्ड होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। और एनिमल में ही आप ह्यूमन को भी पढ़ते हैं, एनिमल में ही आप बर्ड्स को भी पढ़ते हैं, आप फिशेस को पढ़ते हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो जीव हैं, आपको अगर बताना है कि जीव जो है उनके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हमें डिफरेंस क्या करना था, डिफरेंस हमें करना था सेल वॉल का। सेल वॉल की वजह से कि पूरी जो चीजें हैं आप सुन रहे हैं। जब आपने मोनेरा पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है, आपने बैक्टीरियल सेल को पढ़ा था, बेस पढ़ा था, और इसमें आपने बोला था इसमें सेल वॉल है। आप जब प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे तो आप इसमें भी सेल वॉल को पढ़ेंगे। अच्छा ये ध्यान दो, सेल मेम्ब्रेन सभी में होंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली सभी में होगी, ऐसा नहीं कि किसी में, सभी में होगी, बस सेल वॉल का डिफरेंस आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इन पांचों के पांचों में होंगी, ये ग्रुप है, ठीक है, पांच। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और इसमें सेल वॉल भी होगी। सेम प्लांट्स में भी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन इसमें सेल वॉल भी होगी। सिर्फ और सिर्फ आपका जो एनिमेलिया है, जो एनिमल्स आपके होते हैं, वो ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो हमने बोला सेल वॉल एब्सेंट है, अनुपस्थित है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम जो है एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने यही तो बोला, हम एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। एनिमल सेल का मतलब है हम आउटर मोस्ट कवरिंग किसको पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो आपके पास सेल चैप्टर से ये बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस हम यही तो लिखते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब आ जाओ पीछे, यहाँ तक की जो बात है ये एक बार रिवाइज करो। देखो क्या 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 बोला था इस स्लाइड में, जल्दी से रिवाइज करो। चलिए, इस
स्लाइड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की है। हमने बोला जो सेल है वो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फेट और लिपिड की 2 लेयर से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने कहा कि ये तो फॉस्फेट और लिपिड की बाइलेयर है, 2 लेयर है, जिसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिखा गया है। ठीक है, आपने बोला जो फॉस्फेट है ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक यानी कि इसे पानी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। लगाव का मतलब क्या है कि ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता है। फैट जो है, फैटी एसिड जो है वो पानी के कांटेक्ट में, पानी को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोटीन जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास आती हैं। जब यहाँ पे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे लगी रहती है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जब प्रोटीन यहाँ पे फैटी एसिड से लगी रहती है तो इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये ध्यान रखो, ये होते हैं, इनका काम क्या है, ये एज अ रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं। रिसेप्टर, रिसेप्टर पढ़े हैं, रिसेप्टर जैसे कि जब हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, हमने कहा कि सेल पे क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ब्लड सेल्स में हमारे जो एंटीजन है वो लगे होते हैं। ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन है, बी है तो बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए और बी दोनों ही एंटीजन है। ब्लड ग्रुप ओ है मतलब कि कोई एंटीजन नहीं है, ऐसा होता है। जैसे कि हमने बोला कि जो एड्स यहाँ पर होता है, उसमें जो एड्स के वायरस को रिसीव करता है वहां पर CD4 रिसेप्टर हमने पढ़े हैं। इस आगे जाकर के पढ़ेंगे आप, यहाँ पर आपके पास चैप्टर आएगा तो वो भी रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, एज अ रिसेप्टर यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अगर रिसेप्टर नहीं है तो कोई भी जो चीज है वो यहाँ पे सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, तो रिसेप्टर वहाँ पे चाहिए होंगे। जैसे जो यहाँ पे एड्स का वायरस होता है, HIV वायरस, उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, और तभी जा करके वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर पाता है। इसके अलावा लेवलिंग पूरी हो गई है। हाँ, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का अपने फंक्शन देखा कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फ्लूइडिटी जो है वो यहाँ पे फैटी एसिड के सैचुरेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सैचुरेशन है उतना ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन जो है, जो फ्लूइडिटी है वो कम है, और जितना कम सैचुरेशन है फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा है। तो फ्लूइडिटी को हम बैलेंस करना होता है, जो काम किसका होता है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल का होता है। आगे आ जाओ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करता है, 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किन किन चीज़ों का होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एंड नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो पहला है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, पहला आता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आपने CO2 देखा था कि CO2 कैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में। सांद्रता का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मात्रा से आप इसका मतलब लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एयर है, ठीक है, एयर बबल या एयर मान लो, और ये भी एक एयर है। बताओ ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगा, जहाँ ज्यादा मात्रा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन है, ये ज्यादा मात्रा है या उच्च सांद्रता है, ये लो कंसंट्रेशन है या निम्न सांद्रता होती है। ठीक है, मूवमेंट हमेशा उच्च से कहाँ होता है, निम्न की ओर होता है, हाई से लो की ओर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने कहा जहाँ स्पेस मिलेगा मॉलिक्यूल वहीं तो जाएंगे, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल हो चाहे वो गैस के मॉलिक्यूल हो। अब जहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस है वहां से तो हर कोई निकलना चाहेगा। आपको कोई ऐसे लिफ्ट में बंद कर दे जब बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे लिफ्ट खुलेगी तो लोग एकदम से बाहर की ओर निकलेंगे क्योंकि बाहर उन्हें स्पेस मिल रहा है। बस वही चीज है कि जो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यहाँ पर जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने ऑस्मोसिस भी लेकर देखा था। एक तो हमने कहा था जो CO2 है, दूसरा हमने देखा था ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस टॉपिक हमारे पास अलग से यानी कि ऑस्मोसिस के बेसिस पे कुछ सॉल्यूशन को हमें पढ़ना है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। अब आपने कहा कि तो सिंपली क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। आपको ध्यान होगा हमने क्या बात की थी कि पानी जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू
ये मूव तो हो जाता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो पाती है। तो बाकी का जो पानी है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, इसके लिए होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास आता है। तो पहला जो है वो तो है सिंपल डिफ्यूजन, एंड सेकेंड हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। दोनों एक बार एग्जाम्पल लिख लो क्योंकि मैं दोनों यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। चलो, तो सेकेंड टाइप का जो डिफ्यूजन होगा, अच्छा डिफरेंस क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन में, देखो सिंपल डिफ्यूजन सिंपली बीच बीच से जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तो सिंपल डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन है वो हेल्प करती है यहाँ पर डिफ्यूजन में। एक बार यहाँ पर देखो, ठीक है। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें प्रोटीन यहाँ पे हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है ये देखो, अगर कोई चार्ज्ड या आयनिक मॉलिक्यूल है वो कैसे होगा, देखो सिंपल डिफ्यूजन में तो हमने बोला था नॉन आयनिक है, नॉन चार्ज्ड है, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज हो सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, जो बीच से निकलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो तब क्या होता है, तब देखो तब यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पे बीच से स्पेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सोडियम का, ठीक है। ये सोडियम है, ठीक है। अब जो सोडियम है उसे क्या करना है, यहाँ पे सेल से बाहर जाना है, हाई कंसंट्रेशन से अपने ख्याल से लोअर कंसंट्रेशन में जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम को यहाँ से बाहर जाना है। अब आपने कहा यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन बीच से क्या करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे रूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन कहते हैं, जो यहाँ पर क्या करता है, जो यहाँ पर जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं या आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको यहाँ पे क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार यहाँ पे भेजने का काम करता है। क्या नाम है इनका, चैनल प्रोटीन। देखो यहाँ पे एनर्जी खर्च तो नहीं हो रही है, ये हो तो डिफ्यूजन रहा है लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे हेल्प कर रही है। अगर बिना प्रोटीन हेल्प के डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, अगर प्रोटीन की हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो, चैनल प्रोटीन है। अब दूसरा जो हमारे पास आता है, हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, वाटर के बारे में। हमने कहा अभी तक हमने बात क्या की थी कि पानी जो है, पानी का जो मूवमेंट है वो बहुत कम सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो पाता है। जो ऑस्मोसिस हो रही है वो तो बहुत कम क्वांटिटी में होगी क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड है और यहाँ से जो पानी है, पानी का जो मूवमेंट है वो टफ होगा। तो यहाँ पर अगेन क्या आते हैं, अगेन यहाँ पे क्या आते हैं, प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन की हेल्प से जो वाटर है वो यहाँ पे मूव कर पाता है, H2O। इसको हम कहते हैं एक्वापोरिन।
एक्वापोरिन नाम याद कर लेना, ठीक है, एक्वापोरिन। वो यहाँ पे प्रोटीन जो पानी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, कुछ कैरियर होते हैं, कैरियर जैसे इसके लिए हमें कुछ कैरियर होते हैं, जैसे कि देखो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, तो यहाँ पर है ग्लूकोज। अब इन्हें ग्लूकोज को यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर कराना है, ग्लूकोज को बाहर से अंदर यहाँ पे भेजना है। ये क्या करेंगे, ग्लूकोज को यहाँ पे कैप्चर करेंगे। तो ये लो, अब प्रोटीन की शेप कुछ ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, देखो इसने प्रोटीन को कैच किया ऐसे और फिर छोड़ा, तो छोड़ने के लिए ऐसे नीचे से इसकी शेप ऐसे चेंज हो जाएगी। पहले ऊपर से ऐसे शेप होती है, फिर ये कैप्चर करेगा, फिर नीचे से ये ओपन हो जाएगा। पहले ऊपर से ओपन है, देन नीचे से। तो हम कैसे दिखाते हैं, इस सेम चैनल को, इस सेम प्रोटीन को, नॉट चैनल, दिस इज कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये ऐसे शेप चेंज होता है। पहले यहाँ पर इसने क्या किया, ग्लूकोज को कैप्चर किया। ये सेम प्रोटीन है, ठीक है, सेम प्रोटीन को, अब देखो ऐसा नहीं होता है कि ये कैप्चर कर रहा है और यहाँ से जो ग्लूकोज है वो रिलीज हो रहा है, नहीं, इसी में चेंज होगा। बस मैंने जस्ट आपको दिखाया है कि पहले इसका शेप ऐसे होगा, अब इसी प्रोटीन का शेप फिर ऐसे हो जाएगा। इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। लिखो, ये सारी क्या है, आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, आगे बढ़े, क्या होगा, ये कैरियर प्रोटीन होगा। लिख लो, तो कितने प्रोटीन आपने पढ़े हैं, आपने चैनल प्रोटीन पढ़ा है, आपने एक्वापोरिन पढ़ा है, आपने कैरियर प्रोटीन पढ़ा है। ध्यान रखना तीनों में डिफरेंस क्या होता है। चैनल प्रोटीन तो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं उनको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के आर पार भेज रहा है। एक्वापोरिन वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा और अपनी शेप को भी यहाँ पे चेंज करता है। ये आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके पैसिव डिफ्यूजन है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कैसे हो रहे हैं, अलॉन्ग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो पहले। अच्छा चलो, ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसी में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में अगर ये मैं देखूँ तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, अगर मैं इस एरो को चेंज करके ये एरो करूँ, ये आपको इसीलिए बता रखा है ताकि आप डिफरेंस को समझें। अगर मैं इस एरो को ऐसे करूँ तो ये यहाँ पर क्या है, पैसिव डिफ्यूजन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, यही तो हमने बोला है, ये हमें पता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है। अब मैं इसे कह सकती हूँ कि ये पैसिव डिफ्यूजन है। लेकिन अगर मैंने, जैसे हमने दिखाया था, इसीलिए आपको पहले ये दिखाया था, अब अगर मैं ऐसे करूँ तो अब आपको समझ है। पहले तो देखो सिंपल था, पहले हमें नहीं पता था, पहले हमें नहीं पता चलो कि सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है। तो हमने सिंपली बस दिखाया ऐसा कि ये आयनिक मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, चैनल प्रोटीन होते हैं। अगर इसी की जगह मैं ये करती, इसी की जगह मैं अगर आपको ये दिखा देती पहले, ये, अब ये क्या बताता है, इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तब आपका क्वेश्चन होता कि हमने तो बोला था कि जो पैसिव डिफ्यूजन है वो अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। लेकिन ये एरो तो कुछ और ही हमें बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो ये एरो नीचे की ओर होना चाहिए था। तो तब मेरा आंसर होता है कि यस यू आर राइट। तब हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो अब आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब आप ऐसे दिखाएंगे। लेकिन मैंने बोला, अब मैंने बोला कि ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पैसिव डिफ्यूजन है।
पैसिव डिफ्यूजन में कौन सा है, फैसिलिटेटेड है। ये नोट कर लो पहले तो, ये नोट कर लो पहले तो, ये आपका पैसिव डिफ्यूजन होगा और उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है, नोट कर लिया। अब अगर मैं आगे ये बोलूं, ये ठीक है, ये सही है, मैं इसका नाम भी हटा दे रही हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं अगर बोलूं कि मैंने कुछ शेप भी चेंज हो गई है, अब ये देखो, अब अगर मैं ये कंडीशन आपको दिखाऊं तो तब आपका क्या कहना होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन हमने ये देखा कि सोडियम बाहर से अंदर आएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, सोडियम अंदर से बाहर गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में नहीं जा रहे हैं, हम निम्न से उच्च में जा रहे हैं। तो अब देखो, आपने कहा कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे और वहां पे जगह नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक इंसान को जबरदस्ती उस लिफ्ट में डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग चले जाएं। हो सकता है किसी को जल्दी थी और वो जबरदस्ती उस लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो उस लिफ्ट में घुसने की कोशिश करेगा जबरदस्ती बिना स्पेस के, तो उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे ज्यादा यहाँ पे जो बल है, जो एनर्जी है, वो वहां पे लगानी पड़ेगी। यस और नो? यस, ऐसा होता है। जब हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपके घरों में है, आपके घर में छत है, वहां पे आपने पानी की जो टैंक है वो रखी हुई है। अब आपको नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना है, तो देखो पानी ऊपर से नीचे तो इजिली आ जाता है, लेकिन आपको नीचे से ऊपर पहुंचाना है। क्या करते हैं आप, मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब मोटर जो है वो क्या करती है, पानी को फोर्सफुली ऊपर भेजती है। सेम यहाँ पर वो चीजें हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, जो लोअर कंसंट्रेशन है उससे हायर कंसंट्रेशन में जब भी मूवमेंट होती है तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे एटीपी का यूज होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। देखो, सोडियम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि जो सोडियम है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहा है, या पोटेशियम जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। ये तो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। लेकिन जब मैंने बोला कि सोडियम जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जा रहा है, इट मीन्स की प्रेशर पुट करना पड़ेगा, फोर्स यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और उस फोर्स को लगाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। जहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, या अभी तो नहीं लेकिन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, काफी बार इसका नाम आएगा। चलो नोट करो, क्लियर है? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गई है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात, हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो क्या यहाँ पर फंक्शंस हो गए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, लिख लेना, सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमने कहा क्या इसके फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं, तो हमने कहा हाँ, इसमें जो मेन जो चीजें थी वो हमने की हैं। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। डिफ्यूजन आप जानते हैं क्या है, हाई से लो कंसंट्रेशन में जो गैस जो है वो बह रही है उसको विसरण कह रहे हैं या डिफ्यूजन कह रहे हैं। ऑस्मोसिस को भी आप जानते हैं, लेकिन आपने कहा कि ऑस्मोसिस के बेसिस पे तीन फिनोमेना हम पढ़ते हैं। एक ऐसा फिनोमेना है कि जब सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है, जब सेल को किसी दूसरे सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो फूल जाती है, जब सेल को किसी तीसरे सॉल्यूशन में रखा जाता है तो एज इट इज रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। ये जो चीजें हैं, ये जो सॉल्यूशन है, ये हमें पढ़ने हैं। तो एक बार आप लोग यहाँ तक की बातें जो है वो कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।